देखिए ये प्रश्नावली 1.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें इसके 3 भाग दिए गए हैं और एलसीएम और एचसीएफ हमें बताना है, ठीक है। क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अच्छा, ये भी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। कल मैंने फार्मूला बताया था ना, उसमें आपको बताया था कोई दो संख्याएं ए और बी है, तो ए और बी का जब गुणा करोगे तो उनका गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो वही यहाँ जांच करना है कि देखो बराबर होता है कि नहीं होता है। तो पहले हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और निकालने के बाद में फिर जांच भी कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहला यहां से करना स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें आपको दिया गया है 26, तो पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड के लिए पहले 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तियां, फिर 13 से काटो। तो 26 बराबर 2 गुणा 13 और फिर दूसरा 91 है, तो 91 को किससे काटोगे? पहले 7 से काट लो, 7 से भी तो कटेगा, तो 7 से काटो, 7 एकम 7, बाकी बचा 2, आगे कितना है 1, तो 2 यहाँ और 1 यहाँ, 21 हो गया। तो 7 तिरिक, समझ में काटना आता है सबको ना? कौन ऐसा है जिसको अभी तक काटना नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसे घर जाके देख देख के रिवीजन किया करो। जो बताया हूं ना, जो जितने भी एग्जाम्पल बताया उसको बार बार तब तक करो जब तक तुम्हें काटना ना आ जाए। प्रैक्टिस से ही आएगा, समझ रहे हो? तो देखो 7 एकम 7, बाकी बचा 2, ये 2 बच गवा। अब आगे कितना रहा 1, तो 7 के पहाड़ा पड़ो 21 हो जाए, 7 तिरिक 21। अब ये 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13, तो 91 बराबर 7 गुणा 13, ठीक। अब यहां से लिखते हैं एचसीएफ किसका? 26 कामा 91 कितना है? देखो ये 2 यहां पर है लेकिन यहां तो 2 है नहीं, इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, 13 कॉमन हो रहा है ना, 13 हो रहा है कॉमन ना, तो 13 लिख दीजिए। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। अब एलसीएम 26 कामा 91, तो पहले 13 जो कॉमन है दोनों में वो तो लिख लो, एक ही बार लिखा जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया 2 और यहाँ क्या बच गया 7, गुणा कर लो, कितना आएगा 182। 13 दूना 26 और 26 और 7 का गुणा करोगे तो 182 आ गया। अब हमने सूत्र आप लोगों को कल बताया था, क्या था? ए गुणा बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए कामा बी, ये जांच करने के लिए कहा था ना, गुणा एलसीएम ए कामा बी। तो यहां पर ए कितना है 26 और बी कितना है 91 बराबर एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है? जब इसका गुणा करोगे तो इसका गुणनफल कितना आएगा? इन दोनों का गुणा 23 66 और इन दोनों का गुणा 23 66 बराबर हो गया है, दोनों बराबर ना। इनका जब आप लोग गुणा करेंगे तो यही आएगा। जिन्होंने नहीं किया है इसका जब गुणा करोगे, दोनों का गुणा तो कर ही सकते हो सब लोग लिख के, ऊपर नीचे लिख के गुणा करोगे तो ये बराबर आ गया। अब ये LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया RHS। तो हमसे पूछ रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल तथा इसकी जांच कीजिए, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएम और एलसीएम। हाँ, तो हमने जांच कर दिया, ये सत्य है, ठीक है। अच्छा, अगर हमने सही से निकाला है तो ये सत्य ही रहेगा, बराबर ही आएगा, और अगर कहीं गलत कर दिया तब बराबर नहीं आएगा, ठीक। ये हो गया। कुछ कह रहे हो? बोलो। कहां से? यहां से? तो देखो एक बार फिर से देखो इसे, ठीक है।
ये कुछ नहीं, एक सूत्र है कि कोई भी दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं ए और बी, ए बी मतलब जनरल रूप से कोई भी संख्या हो सकती है, ए बी तो वैसे मान लिया गया है। तो जब उन संख्याओं का आप एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करने के बाद जब एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे तो ये जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये देखो, यहां पर मैं कह रहा हूं कि 2 और 6 दो संख्या है, तो 2 और 6 का एचसीएफ का हुई 2 और 6 का एचसीएफ बताओ। 2 और 6 का एचसीएफ 2 होगा, 2 ही तो होगा, एचसीएफ 2 होगा और एलसीएम देख रहे हो, एलसीएम 6 होगा। एलसीएम कितना होगा? 6। 2 और 6 का एलसीएम, क्योंकि 6 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। अच्छा, अब 2 और 6 का गुणा करो तो कितना आई? 6 दूनी, और यह 6 और 2 का गुणा करो तो कितना आई? तो यह दुई संख्या के जो गुणनफल है, जोन विधिया रहा, जो दो संख्या का गुणनफल है वही उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी तो है, बराबर है दोनों ना। तो बस यही इस सूत्र में है कि कोई भी दो संख्या है, आपने उसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया तो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये सूत्र के रूप में। तो हमसे कह रहा था कि पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालो, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालो, और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद में, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद में ये जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, जो उस पर ये सही साबित हो रहा है। तो हाँ सही है, बराबर है, इसका मतलब सही है। तो समझ में आया? आगे बढ़े। अच्छा इसे मिटा दो, 1 मिनट। अब देखो यहां आपको ये तो हो गया पहला, दूसरा देखो ये 510 दिया गया है, काटो, 2 से काट दें, 2 दूना 5 है ना, तो 2 दूना 2 का पहाड़ा पढ़ो, 5 से ज़्यादा ना हो, 2 दूना 4, बाकी बचा 1, और यहाँ कितना है 1, तो 11 होगा, तो 2 पंचे 10, बाकी बचा 1, तो यह 0 है, 10 होगा, 2 पंचे, अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट रहा है, देखो 3 8 और बाकी बचा 1 और 5 15 होगा, 3 बचे 15, और फिर यहाँ अब ये नहीं 3 से अब नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, तो 5 एक कम, बाकी बचा 3, तो ये 5 35, तो 17 आ गया ना, 5 सते, अब ये 17 खुद से कटेगा, 1 आ गया, तो 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। इसके बाद 92, इसको काटो, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 छक 2 चौक 8, 2 चौक 8 और बाकी बचा 1, तो आगे 2 है तो 12 हो गए, तो 2 छक 12, फिर उसके बाद में 2 से काटो, 2 दूना 4 और फिर 2 तिया 6, ठीक है, ये आ गया। और फिर उसके बाद में ये 23 से ही कट जाएगा, 23 एक कम, तो 92 बराबर 2 गुणे 23। अब एचसीएफ ऑफ किसका? 510 कामा 92, बताओ क्या कॉमन है? ये 2 और ये 2, यहाँ 3 है, क्या यहाँ 3 है? नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है नहीं, यहाँ 17 है, यहाँ 17 है, यहाँ 23 है, तो यहाँ 23 नहीं, तो केवल कॉमन 2 है। और एलसीएम 510 कामा 92 का एलसीएम, पहले तो जो 2 कॉमन था उसे लिख लो, तो ये 2 कॉमन लिख लिया, बाकी यहाँ क्या बचा? गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और यहाँ क्या बचा? 2 गुणे, तो लिख लेंगे इस तरीके से सब। अब सबका गुणा करेंगे, 2 पंचे 2 तिया 6 पंचे 30, और 17 दूना गुणा, इसे सबका जब गुणा करोगे तो कितना आएगा? 23400, इन सब का जब लिख के गुणा करोगे तो आ जाएगा 23460, ये आ गया।
अब उसके बाद में फिर से जांच करेंगे यहां पर। ए क्रॉस बी बराबर HCF ए कॉमा बी गुणे LCM। हाँ तो अब देखिए ये इसमें ए का मान 500, बी का मान 92, HCF कितना आया है 2 और LCM जब इसका गुणा करोगे इन दोनों का गुणा 46,920 और इन दोनों का गुणा 46,920। अच्छा एक मिनट, मैं आप लोगों को गुणा करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि गुणा आप लोगों को करना आता है ना। तो जब गुणा करोगे तो यही आएगा, गुणा तो सबको करना आता है ना। गुणा करोगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। समझ में आया इतना बात? इसे नोट कर लीजिए। फिर तीसरा करता हूं। देखिए ये 336 और 54 का ये तीसरा भाग इसका। 336 का हम भाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, बाकी बचा 1, यहाँ 1 और ये 3 13 हो गया, तो 2 छक 12, बाकी बचा 1 यहाँ पर और ये 6 तो 16 हो गया, 2 8, फिर 2 से काटो 2 8, 2 4, फिर 2 से काटो 2 4, 2 दूनी, फिर 2 से काटो 2 दूनी, 2 एक कम, 3 से काटो 3 सते, फिर 7 से काटो 7 एक कम 7। अब यहाँ 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 और ये 54 दिया गया है। 2 से काटो 2 दूनी, बाकी बचा 1 यहाँ पर और ये 4 है 14 हो गया, तो 2 सते 3 से काटो 3 नवा, फिर 3 से काटो 3 त्रिक्का 3 एक कम, तो 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अच्छा इसके बाद HCF ऑफ 336 कामा 54 कितना? देखो ये 2 और ये 2 कॉमन है ना। उसके बाद इसमें तो 2 है ही नहीं, फिर यहाँ पर एक 3 है तो यहाँ से एक 3 कॉमन हो जाएगा, तो गुणे 3 बस, और तो कुछ कॉमन हो नहीं रहा है। यहाँ 3 और है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 तिया 6। ये हो गया HCF। जो दोनों में कॉमन है वही उठा के लिख लीजिए और फिर गुणा कर दीजिए। और उसके बाद LCM 336 कामा 54। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 2 गुणा 3, ये जो कॉमन वाला था इसको लिख लिया। अब यहाँ बचा क्या? ये 2 2 2 3 बार है ना, तो 3 बार लिखो, 3 बार लिख दिए। और ये 7 भी है, इधर से सारा लिख लिए। अब इधर क्या बचा था? 3 3 3, इन सब का गुणा करना है। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 7 त्रिक 21, 21 तिया 21 तिया 63। और जब इसका गुणा करोगे तब कितना आएगा? किसी ने गुणा किया? अच्छा चलो करके दिखा देता हूं। यहां पर 3024 बता रहे हो हैं? ये 3024 कर लेते हैं। अच्छा 3 8 24, 3 4 12 2 14 और 6 8 48 और 6 4 24 और 4 28, 4 8 4 12, 8 1 9 1 10 2 1 3 आ गया। अच्छा अब इसके बाद जांच करना है, तो A गुणे B बराबर HCF ऑफ A कामा B, LCM ऑफ A कामा A 336 और B 54। HCF इसका कितना है? 6। LCM कितना है? 30 24। इसका जब गुणा करोगे तो कितना आएगा? किसी ने किया? नहीं किए हो? चलो ठीक है, देखो 4 छक 4 तिया 12 2
4 तियां 12 अवयक, 5 छक 5 तियां 15 अवयक, 16 के 6, 5 छक 30 और 5 तियां 15 और 3 18 और 5 तियां 15 अवयक 4 4 8 3 6 1 7 1 8 1। ठीक है, तो ये कितना आया 18 100 बराबर। इसका भी कर लो। 6 चौक 6 दूनी 12 और 2 6 जीरो 0 और एक हासिल आवा रहा ना 6 तरीक 18। बताओ बराबर आ गया। LHS बराबर RHS आ गया। बायां दायां पक्ष तो सही है, सत्य है। अब समझ में आ गया सबको? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली 1.1 का, जिसमें कहा जा रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और इसमें इसके 3 भाग हैं जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, पहला हल करेंगे, इसका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। और इसमें अलग क्या है कि यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, 3 संख्याएं दी गई हैं, तो हम जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं वही करेंगे। सबका पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे 12 है तो 12 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 से काटो 2 तियां 6, फिर 3 से काटो 1, तो 12 बराबर 2 गुणे 3। इसे यहीं पर छोड़ दो। उसके बाद 15 है, 3 से काटो 3 पच्चे 15, 5 से काटो 5 एकम, तो 15 बराबर 3 गुणा 5। और उसके बाद 21 है, तो 21 को 3 से काटो 3 सत्ते 21, 7 से काटो 7 एकम 7, तो 21 बराबर 3 गुणा। ठीक है, इसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा HCF ऑफ 12 15 कम 21। बताओ 2 यहाँ है, क्या 2 यहाँ है? नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं होगा ना। 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, और 3 तीनों में है, तो जो तीनों में कॉमन है वही HCF होगा। तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा। क्या और कोई संख्या कॉमन है तीनों में? नहीं। अब LCM 12 15 21, ये हो गया। इसके बाद देखो ये 2 गुणे 2, यहां पर जो बचा था वो लिख लिए। अच्छा, जो कॉमन था पहले, जो कॉमन है वही लिखो, पहले जो कॉमन है वो लिखो। 3 लिख लिया। अच्छा, ये 2 गुणे 2, और यहां पर क्या बचा है 5, 3 दूनी 6। अच्छा, 1 मिनट, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, 1 मिनट। 3 सब में कॉमन है वो लिख दिया, फिर उसके बाद में 2 गुणे 2 यहाँ बचा हुआ था, इसे लिख दिए। फिर यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से 7 आ गया। हाँ, जैसे कोई 2 संख्याओं में कॉमन है, ठीक है ना, तो उसे भी एक ही बार लिखा जाएगा। समझ गए? 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 गुणे 7, 7 छक 420 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से ये पहला हो गया। अब यहां से दूसरा देखो, दूसरा 17 23, 17 23, देखो 17 किसी से कटेगा, 17 किसी से कटेगा, तो 17 क्या होगा, 17 ही रहेगा, कटेगा ही नहीं ना। 17 एक अभाज्य संख्या है, और इसके बाद 23 भी अभाज्य है, और उसके बाद 29 भी, तो ये किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा। तो अब बताओ, अच्छा 1 मिनट, मैं अगर इसको ऐसे लिख के समझाऊं तुम लोगों को, ये किसी से कटेगा तो नहीं, एक से तो कटेगा। देखो
ये मैं लिख रहा हूँ 17, तो 17 बराबर 1 गुणे 17 ऐसे लिख सकता हूँ। ये 23 बराबर 1 गुणे 23 और ये 29 बराबर। अब बताओ HCF ऑफ 17, 23, 29 कितना होगा? सब में कॉमन क्या है? एक एक है ना सब में, तो सब में कॉमन एक है, एक होगा। और एलसीएम 17, 23, 29 यही सब आ जाएगा। कॉमन जो है वो तो एक का तो कोई मतलब है नहीं, एक से गुणा करोगे वही रहेगा, उसमें कोई मतलब नहीं। 17 गुणे 29 इन सब का गुणा किसी ने किया, कितना आया है? 11,339 11,339 इन तीनों को जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहां से देख लो, 8, 9 और 25। अच्छा 8 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 9। 9 को काटो, 3 त्रिक्का 3 एक कम 3, तो 9 बराबर 3 गुणे 3 25। 5 से काटो, 5 25, 5 एक कम 5, तो 25 बराबर। ठीक, HCF लिखो 8, 9, 25 क्या होगा? 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं, कुछ कॉमन नहीं, मिल ही नहीं रहा है। कुछ कॉमन है तो जब कुछ कॉमन ना हो तब एक, समझ गए? जब कुछ कॉमन ना मिले तो वहाँ HCF 1 होता है। अच्छा उसके बाद एलसीएम 8, 9, 25 यहाँ जितना है वो सब लिख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, तो ये कुल मिला के वही हो गया 8 गुणे 9 गुणे 25। 8 गुणा 25 9 225 और 8 का इससे गुणा करो, 8 पंचे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 18 ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं। इसे नोट करिए, फिर अगला बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है आपसे कि HCF जो है 306 657 का कितना है? 9 है। ये दिया गया है इस तरीके से, फिर ये एलसीएम पूछा जा रहा है। तो ये सूत्र जो आप लोगों को बताए हैं उसका उपयोग करके इसे लगा सकते हैं। जैसे A गुणा B, सूत्र क्या था? यहाँ से हल कर रहे हैं इसे, ठीक है। तो सूत्र क्या है? A गुणे B बराबर A कामा B गुणे, यही तो है। अच्छा AB कितना है? 306 और B कितना है? 657। HCF कितना है? 9। एलसीएम निकालना है ना, किसका एलसीएम निकालना है? 306। A और B यहाँ पर A कितना है? 306 और B कितना है? 657। ठीक है। अच्छा देखो अब होगा ये कि ये जो 9 है ना वो इसके नीचे आ जाएगा और एलसीएम एक साइड बच जाएगा। तो मैं इसे लिख लूँ 306 657 बटा 9 बराबर, इधर क्या बच गया? एलसीएम 306 कामा 600। देखो ये 9 से कट रहा है, देखो 9 से कट रहा है, देखो 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, बाकी बचा 3 और आगे 6 है तो 36 हो गया। तो 9 चौक तो 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम 306 कामा 657। अब घुमा लीजिए, ये एलसीएम इधर ले आइए, इधर लिख दीजिए एलसीएम 306 कामा 657 और ये उधर चला जाएगा। इन दोनों का गुणा कितना होता है? हाँ
22 33 8। जब इन दोनों का गुणा करोगे ना तो आएगा 22 33 8। तो एलसीएम आ गया 22 33। समझ में आया? तो इस तरीके से जब दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम ज्ञात कर सकते हो, एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हो। इसे नोट करिए, फिर अगला बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस प्रकार का एक उदाहरण आप लोगों को करवाए थे, जहां पर दिया गया था संख्या 4 की घात n, पूछ रहा था कि बताओ ये 0 पर समाप्त होगा। बताओ इसका मतलब क्या है? ये जो संख्या 6 की घात n है, यहाँ n एक प्राकृत संख्या है, n का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4, जितना मन कहे ऐसे रखते चले जाइए। कभी भी कोई भी घात होने पर क्या ये 0 पर समाप्त हो सकता है? तो अगर ये 0 पर समाप्त होगा, अगर ये 0 पर समाप्त होगा तो 0 पर समाप्त होने पर ये 5 से कटेगा, 5 से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए 0 पर समाप्त होने वाली ये संख्या है, 0 पर समाप्त होने वाली ये है, 0 से समाप्त होने वाली ये है, 0 पर समाप्त होने वाली 40, 50, ऐसे बहुत संख्याएं हैं। अगर इसका लिखो तो 2 गुणे 5, इसका 4 गुणे, इसका 6 गुणे 5, इसका 8 गुणे 5 और इसका 2 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे हो जाएगा। मतलब देखो बताना ये चाह रहा हूं कि सभी के गुणनखंड में क्या है? 5 है ना, सभी के गुणनखंड में 5 है। जो 0 पर समाप्त होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा, अर्थात वो 5 से कट जाएगा। समझे? ये बताओ ये जो संख्या 6 की घात n दिया गया है, क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 है? नहीं है। क्या क्या है? 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3, यही तो है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, 5 है ही नहीं, तो इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ पाए इतनी बात? अच्छा, फिर इसका जवाब लिख देते हैं। सबसे पहले लिख दो, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। यदि 0 पर समाप्त होगी तो वो 5 से विभाज्य होगी। इसके लिए आवश्यक है कि संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड खंडन, अभाज्य गुणनखंडन 6 की घात n बराबर 2 गुणे 3, यही तो है, में 5 हो, 5 से विभाज्य होगी। इसके लिए आवश्यक है कि संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड हमने लिख दिया, में 5 हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बस किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। यदि 0 पर समाप्त होगी तो वो 5 से विभाज्य होगी। इसके लिए आवश्यक है कि संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 हो, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसलिए ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ये इसका जवाब हो गया, इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कहा जा रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? क्या बताना है?
भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखो भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये देखो भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जो खुद के और एक के अलावा किसी और से कट जाए उसी को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमें केवल ये दिखाना है कि ये जो संख्या है ये खुद के और एक के अलावा किसी और से भी कट सकती है। देखो यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, 13 कॉमन हो सकता है, 13 कॉमन ले लिया, उसके बाद जो बचा उसे ब्रैकेट में लिख दो। क्या बचा? 7 गुणे 11 और गुणा, ये तो 13 बाहर आ गया ना, तो इसकी जगह पर क्या बचा? 1 और प्लस यहाँ पर 1। बताओ ये संख्या खुद के और एक के अलावा किसी और से कट रही है या नहीं कट रही है? कट रही है। किससे कट रही है? 13 से कट रही है। किससे कट रही है? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लिखा हुआ है 7 गुणे 11, 7 गुणे 11। तो यहाँ 7 और 11 का गुणा करेंगे प्लस 1 करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ गुणनफल के रूप में एक गुणा करके लिखेंगे। तो लेकिन पहले से ही गुणा 13 लिखा हुआ है ना, गुणा 13 लिखा हुआ है ना, मतलब ये 13 से तो कटेगा ही। ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूं? बताओ ये संख्या, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2 गुणा 3, तो ये 2 गुणा 3 एक संख्या है, 2 गुणा 3 बराबर कितना होता है? 6। अच्छा तो ये 2 गुणा 3 किससे किससे कट सकता है? 2 और 3 से कट सकता है ना। एक के अलावा देखना है, 2 और 3 से कट सकता है ना, क्योंकि ऐसे लिखा है 2 गुणे 3 ना। तो ये संख्या किससे कट सकता है? एक तो 13 से कटेगा और एक ये जो संख्या आएगी इससे कटेगा। अच्छा और साथ में ये 2 गुणा 3 जो लिखा है, एक तो ये 2 से कट सकता है पूरा, एक तो ये 3 से कट सकता है और 6 से भी तो कट सकता है। 6 से तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। तो देखो ये जो भी संख्या आएगी, जो भी आएगी वो खुद से तो कट ही जाएगी और साथ में 13 से भी कट जाएगी। जैसे ये 6 आया तो ये 6 आया तो 6 से तो कट ही जाएगा, लेकिन ये 2 से भी कट जाएगा क्योंकि ये इसके गुणे में था ना, और ये 3 से भी कट जाएगा क्योंकि ये इसके गुणे में था, इसके गुणनखंड में ये था, भाज्य गुणनखंड में। बताओ बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 गुणे 2 बराबर 12, तो 12 खुद से तो कट ही जाएगा, साथ में ये 3 से भी और 2 से भी। अब समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो बताओ ये जो भी संख्या आएगी, यहां पर ये जो भी संख्या आएगी, जो भी आएगी वो खुद से तो कटेगी ही और खुद के अलावा 13 से भी कटेगी। तो जब 13 से कट रही है खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से, तो बताओ ये भाज्य संख्या है या नहीं है? बस यही बात तो साबित करना था, यही तो साबित करना था। तो यहां मैं लिख दूंगा कि चूंकि 7 गुणे 11 प्लस 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 खुद के अलावा तेरह से भी विभाज्य है, इसलिए यह भाज्य संख्या। समझ में आया? और दूसरा क्या दिया गया है? अब 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। बताओ 5 कॉमन होगा कि नहीं होगा? 5 कॉमन होगा ना, तो बचेगा क्या? 7 गुणे 6 गुणे 4, 5 तो कॉमन हो गया ना, इसकी जगह पर क्या बचा? 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि ये 5 और ये 5 बाहर आ गया है। बताओ ये संख्या खुद के अलावा किससे और कट रही है? 5 से, क्योंकि 5 बाहर गुणा में लिखा हुआ है ना, यहाँ ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है। तो ये जो भी संख्या आएगी गुणा करने के बाद वो खुद से तो कटेगी और साथ में 5 से भी तो कटेगी ही कटेगी। तो हो गया ना साबित कि ये भाज्य संख्या। तो यहां लिख दो, क्योंकि
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणा 1 प्लस 5 खुद के अलावा किससे कट रही है? 5 से भी, यहां भी लिख लेना 5 से भी विभाज्य है। इसलिए यह भी भाज्य संख्या है। इसे नोट करिए आप लोग, फिर अगला बताते हैं। इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहा जा रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट। सोनिया एक चक्कर यहाँ से चल के यहाँ पूरा करती है कितने मिनट में? 18 मिनट में। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट एक चक्कर में लगाता है। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही समय में एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो मान लो ऐसे ये घूमना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो आपको बताना यह है कि सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में और रवि एक चक्कर 12 मिनट में। तो कितने समय बाद ये जहां से चले थे फिर से वहां मिल जाएंगे? देखो, एक चक्कर में 18 मिनट और एक और चक्कर में 18 मिनट, कितना हो गया? 36 मिनट हो गया। अच्छा, एक चक्कर में रवि का 12 मिनट, एक और चक्कर में 12 मिनट, एक और चक्कर में 12 मिनट, तो 36 मिनट। 36 मिनट बाद फिर से दोनों कहाँ आ जाएंगे? 36 मिनट बाद कहाँ आ जाएंगे? जहां से चले थे वहां। सोनिया 2 राउंड मार लेगी, सोनिया का 2 राउंड हो जाएगा, ठीक है ना। और रवि का कितना राउंड होगा? 3 हो जाएगा। और 36 मिनट बाद दोनों जहां से चले थे वहां आकर के मिल जाएंगे। समझे बात को? यही तो पूछ रहा है कितने समय बाद मिलेंगे। लेकिन ये तो हमने ऐसे समझा दिया, इसको आप लिखेंगे कैसे? तो ये जानने के लिए कि कितने समय बाद आकर के ये मिलेंगे, कौन सा टाइम होगा, उसके लिए दोनों का क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। दोनों का क्या निकालना होगा? एलसीएम। क्योंकि एलसीएम से आपको क्या पता चलेगा? एलसीएम से वो छोटी से छोटी संख्या पता चलेगी जो 18 और 12 दोनों से विभाजित हो जाती है। समझे ना बात को? तो 18 दूना 36, 12 तिया 36। समझ पाए? इसका मतलब यही तो है, जैसे 36 मिनट बाद फिर से दोनों वहीं आकर के मिल जाएंगे जहां से ये चले थे। बस लगा दें इसे। तो यहां आप लिखेंगे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय क्या निकालना होगा? 18 और 12। यहां मैं लिखूंगा एलसीएम ऑफ 12 कामा 18। इन दोनों का क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो 12 2 छक 2 तिया 3 एकम, तो 12 बराबर 2 गुणे 3 और दूसरा 18 है। 2 नवा 3 त्रिक्का, ये हो गया। तो एलसीएम ऑफ 12 कामा 18 2, अच्छा ये तो लिख दें 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो ये एक बार आ गया। उसके बाद 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो लिख देंगे 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो एक ही बार लिखा जाएगा।
फिर उसके बाद ये 3 बच गया ना, तो ये भी लिख लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। अतः रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। बस ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब आगे बात करेंगे अगले।